नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में हम बात करेंगे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की, जहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो हर एक खबर पर बारीकी से हमको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की, जहां संदीप घोष के आवास पर सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी आज होना है, लेकिन उससे पहले सीबीआई पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। बताया जा रहा है जिस तरीके से वहां पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है, कई वित्तीय गड़बड़ी का केस इसमें दर्ज किया गया है और पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल जारी है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद बात करेंगे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होंगे। जम्मू कश्मीर हरियाणा में उम्मीदवार उनके नाम यहां पर तय किए जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो खबर हम आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। संभाजी नगर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखपति दीदी से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं। एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, कृषि सखी या भ्रूण दीदी या फिर बैंक सखी के तौर पर काम करती हैं, तो वो एक उदाहरण के तौर पर सामने आती है। और जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी कुछ एक प्रेरणा मिलती है कि वो सिर्फ घरेलू कामकाज ही नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त आय के लिए इस तरह के खेती बाड़ी से जुड़ा काम कर सकती है। और हम जानते हैं कि आज लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। जो 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया उसमें हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से आगे बढ़ा जा चुका है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण इलाकों में एक तरह से क्रांति आ रही है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी को फायदा हो रहा है। जो हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो हमें ऐसे कर्मियों की जरूरत है जो ग्रामीण स्तर पर ही रहकर जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं उसमें मदद कर सकें। चाहे वो ड्रोन दीदी हो, जब वो ड्रोन चलाकर रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल सकती है, इस तरह की योजनाएं तो बहुत फायदा। चलिए शिशिर भी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्योंकि लखपति दीदी योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए जलगांव में जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है और वहां पर उनसे बातचीत भी वो कर रहे हैं। 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी देने वाले हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? बाबूलाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए बाबूलाल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी हम दे दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं और संभाजी नगर से अभी हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जहां पर वो लखपति दीदियों से संवाद कर रहे थे। उनकी समस्याओं को भी वो सुन रहे थे। उनसे बातचीत के दौरान आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। और हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों से बातचीत वहां पर कर रहे थे। कार्यक्रम में इस वक्त वो मौजूद हैं और अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि बताया जा रहा है कि 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी देंगे पीएम मोदी। ये निश्चित तौर पर 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे नरेंद्र मोदी। इसके लिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ जो 1 लाख से ज्यादा सालाना आय जिन दीदियों की है उन सभी दीदियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। इसी के चलते बड़ा प्रोग्राम रखा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव पहुंच चुके हैं। काफी उत्साह देखा जा रहा है। नेता कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से वहां पर मिलेंगे। लगभग दोपहर 3 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जलगांव 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री जलगांव से वापस निकलेंगे और छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने विशेष विमान द्वारा छत्रपति संभाजी नगर से आगे की यात्रा पर निकलेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन का भी तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हमने छत्रपति संभाजी नगर की भी तस्वीरें बताई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वहां पर उनके लिए तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। वेलकम करने के लिए जो स्थानीय नेता
है वो लोग वहां पर प्रधानमंत्री जी का वेलकम करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ आज रविवार होने के बावजूद छत्रपति संभाजी नगर जिले के सभी सरकारी कार्यालय को खुला रखने का आदेश डीएम ने दिया है। डीएम की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको जानकारी सही समय पर मिले, इसलिए आज छुट्टी नहीं रहेगी। तो आज जो छुट्टी होती रविवार की उसको भी रद्द कर दिया गया है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो जलगांव में अभी जारी है और 3:45 पर छत्रपति संभाजी नगर वापस जलगांव से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। चलिए बिल्कुल बाबूलाल, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है और आज बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगने वाली है। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में जो है विचार विमर्श किया जाएगा उम्मीदवारों को लेकर कि कौन जो है उनको बीजेपी को जीत दिला सकता है। और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है और दोनों राज्यों के उम्मीदवारों की आज अंतिम सूची पर काम किया जाएगा इस बैठक में। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी ये भी देखने वाली बात रहेगी कनिका। और इसके साथ ही इस चुनाव में राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अन्य राज्यों पर भी इसका असर, महत्वपूर्ण असर देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें देखने को ये मिलेगा कि अगर हरियाणा में बीजेपी अपना अच्छे से मजबूती से परचम लहरा सकती है तो अन्य राज्यों में भी इसी तरह जो है बीजेपी का महत्व देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके परिणाम अन्य राज्यों में भी बीजेपी को मजबूती देंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में किन प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की टिकट भी काट सकती है, यानी मौजूदा विधायकों में से करीब 40% टिकट कट सकता है। हालांकि चर्चा में ये भी है कि फिलहाल जो लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के पास चर्चा के लिए भेजी जाएगी उसमें अभी सभी विधायकों के नाम रखे गए हैं। इसके साथ ही पार्टी कुछ वरिष्ठ नेताओं के परिवार के सदस्यों को भी जीत पक्का करने के लिए चुनावी रण में उतार सकती है। इसके साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि उनको हजारों की संख्या में आवेदन मिली है, जिनमें से कुछ सीटों पर पार्टी ने एक नाम की भी लिस्ट तैयार की है और वही कुछ सीट पर 3 से 4 नाम शामिल होंगे। हालांकि जो सूची गुरुग्राम में तय की गई है उस पर पार्टी की छोटी टोली पहले बैठक करके फाइनल नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी, यानी केंद्रीय चुनाव समिति के पास लिस्ट जाने से पहले भी लिस्ट पर काम किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची 26 से 28 अगस्त के बीच जारी हो सकती है। इसमें वो नाम होंगे जिनको पार्टी को अधिक विचार करने की शायद जरूरत ना पड़े कनिका। चलिए बिल्कुल। और वहीं मीनाक्षी, क्या कोई ऐसे नाम अभी तक निकलकर सामने आए हैं जिनका बताया जा रहा है कि इसमें प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा आगे हो सकती है? देखिए, जो हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडूली जी, पंडित मोहनलाल बडूली जी, उन्होंने ये कहा है कि वो राई से जो है चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे राई से। वो अभी भी जो है राई से विधायक हैं, तो उन्होंने ये साफ किया है कि राय से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा सारे जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उन पर अभी चर्चा की जा रही है और समीक्षा की जा रही है। यहाँ पर सभी का यही कहना है, जब सुदर्शन न्यूज ने सभी वरिष्ठ नेताओं से बात की थी तो सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी एक विश्लेषण किया गया है हर तरीके से। जो भी जिताऊ उम्मीदवार रहेगा उसी को टिकट मिलने वाला है।
चलिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसके साथ ही वहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के और साथ ही जम्मू कश्मीर में, चूंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो 370 हटने के बाद यहां पर अब जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के विशेष तैयारियां भी यहां पर साफ तौर पर जारी हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का क्या फोकस रहने वाला है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल देखिए कनिका, बैठकों पे बैठकें की जा रही है और तरुण चुग जी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि उम्मीदवारों को लेकर भारी समीक्षा की जा रही है। उम्मीदवार वही होंगे जिन पर जनता भरोसा करेगी, लोकल जो जनता है उस पर भरोसा करेगी। साथ ही इसके साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके का उम्मीदवार का व्यवहार है, छवि रहेगी और किस तरह से लोगों में वो अपना जो है छाप छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा हो। तो बहुत यहाँ पर फूंक फूंक कर बीजेपी जो है कदम रख रही है और उम्मीदवारों को चुन रही है। कनिका, चलिए बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिए। तो आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इसमें आपको बता दें कि दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक होगी और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी यहां पर तय किए जाएंगे। बात करें हम जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की, तो वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के उम्मीदवारों का नाम फिलहाल यहाँ पर तय होगा और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि क्या कुछ मुद्दे वहां पर रहेंगे, इस पर भी खास तौर पर बीजेपी का फोकस होने वाला है और इसी को लेकर के चिंतन मंथन लगातार जारी है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मारपीट का मामला सामने आया, जहां जिहादियों ने हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में हिंदू युवक को कई गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को भोपाल में भर्ती कराया गया है। मामले में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। एसपी को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। 10 जिहादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर के? मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम बात करें, जिहादियों का उत्पात दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब हिंदू युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का पूरा मामला है, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, जहां परंपरागत रूप से ये जिहादियों का गढ़ है। नाम ही इसका होशंगाबाद कर दिया गया था। एक जिहादी शासक था होशंगा, उसने बाद में इसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने नर्मदापुरम किया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ साल भर में 1 दर्जन अगर वारदातें जिहादियों के द्वारा हिंदुओं की अत्याचार की जाओ तो वो कैसा साल। बीते दिनों मध्य प्रदेश के यहाँ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एक चोटें आई हैं और सीसीटीवी जो फुटेज है वो चीख के लिए बता रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं जान से मारने की कोशिश थी। इस पूरे मामले को लेकर जो होशंगाबाद वहाँ नर्मदापुरम के जो हिंदू संगठन ने पुलिस के नाम एक बड़ा ज्ञापन सौंपा है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। बस प्राथमिक लेवल पे लोगों को जो प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने थोड़ी बहुत समझा करके और उनको रवाना कर दिया। जो घायल युवक है उसको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रेफर किया गया था। यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में उसका लंबा इलाज चला है और उसे इलाज के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर पुलिस को धाराएं लगाना चाहिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने भी कुछ देर पहले वहां पुलिस से बात करने का प्रयास किया तो पुलिस ने संपर्क नहीं हो पाया। हमारी जो एसडीओ की पुलिस से बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें गोलमोल जवाब दिए और फोन डिस्कनेक्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये समझ में आता है कि वहाँ जो पुलिस है वो जिहादियों को बचाने की खुले तौर पर कोशिश कर रही है। क्योंकि इतना बड़ा जो उग्र प्रदर्शन है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वाइट्स हमने लोगों को सुनवाई है, इसमें जो उसके परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, वो चीख कर ये बता रहे हैं कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, बड़ी भयंकर वारदात की बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन उन सारी चीजों को पुलिस कहीं ना कहीं देखकर अनदेखा कर रही है, नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। रामस्वरूप, वहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल पूरे मामले पर अभी आगे कार्रवाई क्या की जा रही है? प्रशासन की ओर से यहाँ पर मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि युवक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर के अब हिंदू संगठनों में भी साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, उनने बुलडोजर एक्शन की मांग की है तो उसके भरपूर जस्टिफाई किया जाए, सभी लोग ये कह रहे हैं। और जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई है उसमें गंभीर धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस से सुदर्शन न्यूज ने जानने की कोशिश की कि आपने किन धाराओं में
अभी तक जिहादियों के झुंड के ऊपर कार्रवाई की है या कितने लोगों से पूछताछ की, कितने लोगों को पकड़ा है। तो पुलिस ने पहले इस पूरे मामले को लेकर हमें बोल बोल जवाब देने की कोशिश की और उसके बाद में एसडीओपी जो सैनी है उनने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इससे खुले तौर पर ये पता चलता है, स्पष्ट तौर पर पुलिस कहीं ना कहीं जिहादियों को बचाने का ये कोशिश कर रही है, बात बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस पीड़ित परिवार के साथ और नर्मदापुरम में जिहादियों की जो घटना है उनके साथ में इस पूरी चीज को लेकर साक्षी है और हम हमारे दर्शकों को सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये सारी जो घटना है, ये जो पूरा अपडेट है वो बताने का लगातार प्रयास करेंगे। और हम सुदर्शन न्यूज की तरफ से उस पूरे परिवार को हमारी जो है पूरी संवेदना जुड़ी है। जिस तरह से हमारे स्थानीय जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनने भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग की और पार्षद ने यह कहा है कि गंभीर चोटें आई है, हालांकि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं सबसे बड़ी बात दर्शकों को आपको ये बताऊंगी कि अक्सर मामलों में घायल को अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यदि वो लंबे समय अगर भर्ती रहता है, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे समय से पहले ही डिस्चार्ज कराने की भी कोशिश पर्दे के पीछे से जिहादियों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की जाती है ताकि ये लगे कि स्थिति सामान्य है और व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वो खतरे से बाहर है। हालांकि ऐसा नहीं है, जिस तरह से उसको चोट पर चोटें की गई है, बार पर बार किए गए हैं, उससे उसकी स्थिति बेहद खराब है, उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज उस परिवार को सरकार के, शासन के और पुलिस प्रशासन के सहयोग की बेहद आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिला प्रशासन है वो उसके ऊपर, उन जिहादियों के ऊपर गंभीर कार्रवाई करेगा। और पुलिस से सबसे ज्यादा पुलिस ने उसमें जो बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये कि पुलिस ने 3 से 4 लोगों के ऊपर उस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था, जबकि वो चीख कर जो लोग हैं और जो फरियादी है वो ये कह रहा था कि नहीं, मुझे 8 से 10 लोगों ने मारा पीटा है, झुंड बनाकर गैंग की तरह उन्होंने हमला किया है। क्योंकि छतरपुर की भी आपने तस्वीरें देखी थी, जब जिहादी हमला करते हैं तो किस तरह का हमला होता है, तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से उसको घेर कर अभिमन्यु की तरह किस तरह से उसके ऊपर बार पर बार किए गए और किस तरह से उसको मारा, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है। सीसीटीवी से जो फुटेजेस है उनके आधार पर जब स्थानीय मीडिया ने, जनप्रतिनिधियों ने और हिंदू संगठनों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, तब जाकर कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने हल्की फुल्की धाराओं में कार्रवाई की है और पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि धाराएं क्या लगाई गई है, कितने जिहादियों को पकड़ा गया है। अभी इस चीज को लेकर किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने आयोजित नहीं की है। सार्वजनिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री को, चूंकि गृह मंत्री भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का भी दायित्व उनके पास है, तो उनको इसके अवगत कराया गया है कि स्थानीय जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो जिहादी के मकान को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो हमने इस पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। पुलिस ने इस तरह की भी कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने कहा जाए तो मीडिया से स्पष्ट तौर पर कहीं भी बातचीत अभी तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं की है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर हैं। ब्रजवासियों को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें कि 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण होने वाला है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मथुरा दौरा होने वाला है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता मोहन प्रसाद मीना, इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। मोहन, क्या जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे मथुरा पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ परियोजनाओं की आज सौगात वो देंगे ब्रजवासियों को? जी कोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आज शाम यहां पहुंचने वाले हैं। लगभग जो टाइम निर्धारित किया गया है 5:40 पे मुख्यमंत्री जो है मथुरा हेलीपैड आएंगे और वहां से ये ऑडिटोरियम है जो मेरे पीछे है, यहाँ पर शिरकत करेंगे। और बात करें शिलान्यास की तो लगभग 600 करोड़ की परियोजनाओं का वो जो है शिलान्यास करेंगे यहाँ पर। और लगातार अगर बात करें जन्माष्टमी की तो हर जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे हैं जब से सरकार में आए हैं और उनके द्वारा यहाँ मथुरा को जो है सौगात के रूप में बड़ी बड़ी योजनाएं मिल रही हैं। ये भव्य जो पीछे मेरे जो ऑडिटोरियम है इसका भी वो उद्घाटन करेंगे, बरसाना रोपवे का उद्घाटन करेंगे जो मथुरा के लिए एक बड़ी सौगात है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के 5291 जन्म उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि एक बलून जो बनाया गया है उसको मुख्यमंत्री यहाँ से उड़ाएंगे शाम को 7 बजे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और आपने बताया कि तमाम परियोजनाओं की वो सौगात भी देंगे, इसके साथ ही कल जो कार्यक्रम जन्माष्टमी का होने वाला है उसमें क्या विशेष होगा? चूंकि 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण तो होगा, लेकिन वहीं जो जन्माष्टमी का महोत्सव होगा उसको लेकर के क्या विशेष इंतजाम फिलहाल? जी मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में सबसे बड़ा त्योहार जन्माष्टमी का मथुरा में मनाया जाता है। विश्व से बहुत दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपने आराध्य के एक दर्शन के लिए
ठीक उसी में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कई वर्षों से अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। अगर बात करें जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि को इतनी सुंदरता से सजाया गया है, एक भव्यता से सजाया गया है। हर गलियारे वहां पर जो है सजाए गए हैं। मथुरा की छोटी छोटी गलियां, ब्रज की गलियां, वृंदावन की गलियां, सारी दीवारें वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है बड़ी सुंदर सुंदर, जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां और उनकी जो कलाएं हैं, उनके जो नृत्य हैं, उसको दर्शाया गया है। सभी चौराहों को मुख्य रूप से सजाया गया है। जहां जहां से झांकियां निकलेंगी, कुछ लोग अपने अपने घरों से झांकियां निकालेंगे। हर घर में जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। इसकी दृष्टिकोण अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चप्पे चप्पर पे पुलिस की तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्स आया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत भव्य उत्सव भगवान श्री कृष्ण का मथुरा। चलिए, बिल्कुल मोहन प्रसाद मीना, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे असम की। असम में गैंगरेप मामले में एक आरोपी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि तफजुल इस्लाम पुलिस हिरासत से भागा है। फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि तालाब में वो डूब गया था। गैंगरेप मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अपराधियों के प्रति सख्त कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के असम में जो गैंगरेप का मामला सामने आया, इसमें एक आरोपी की फिलहाल मौत हो गई। इस पूरे मामले पर आगे जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनमें क्या जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर के। जैसा कि पुलिस यहां पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन वहीं एक आरोपी की अब मौत की खबर सामने आई है। जी देखिए, ये घटना 2 दिन पहले की है, जहां पर जो 3 जिहादी ने मिलकर एक जो नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करके उनको जंगल में फेंक दिया गया है। जी। जब वहां के जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उस युवती को जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी युवती का हालत नाजुक बना हुआ है। पुलिस हरकत में आके तुरंत एक जिहादी को गिरफ्तार किया। जब वो साइट सीन लेने के लिए गया था तो उसी वक्त वो तालाब में कूद पड़े और उनका मौत हो गई। लेकिन पुलिस लगातार जो 2 आरोपी है वो फरार है, लेकिन असम पुलिस इसको ढूंढने में जुटी हुई है और जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालेगी ये असम पुलिस। वहीं बात करें तो ये जो 2 आरोपी हैं, अब बताए जा रहे हैं कि फरार हैं। इनके बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग अभी तक मिल पाया कि आखिरकार ये कौन थे? नहीं, देखिए, अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगा है, क्योंकि तीनों एक साथ में थे। लेकिन फिलहाल अभी दोनों फरार है, लेकिन जल्द से जल्द असम पुलिस इसको गिरफ्तार करने में सक्षम होंगे। वहीं पीड़िता के परिवार से कुछ बातचीत हो पाई है? उनका पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? आगे किस तरीके की कार्रवाई वो चाहते हैं पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, उनका परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द उनको फास्ट ट्रैक अदालत में जाकर उनका फांसी का सजा दिया जाए और उनका जो बेटी खोई है उनका तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जल्द से जल्द उनका फांसी का कार्रवाई करने के लिए असम पुलिस को अनुरोध किया है। वहीं पीड़िता की हालत फिलहाल किस तरीके की अभी बनी हुई है? चूंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, 2 दिन इस पूरे मामले को बीत चुके हैं, क्या स्थिति फिलहाल इस वक्त पीड़िता की बनी हुई है? देखिए, मेरे साथ में नौगांव एसपी से बात हुई है और तुरंत जल्द से जल्द जो फरार अपराधी है, 2 जिहादी है, उनका जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए सक्षम होंगे नौगांव पुलिस। और पीड़िता का घर से भी बात हुई है मेरे से। उनका जो दिल है, उनका जब मन अशांत है, उनका जब तक ये जो तीनों जिहादी को सजा या मौत नहीं दिया जाता, उनका मन शांत नहीं होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे संभाजी नगर की ओर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। वहां पर वो लखपति दीदी से संवाद कर रहे हैं और कई बड़ी सौगात वो वहां पर देने वाले हैं। और देखिए किस तरीके का उत्साह का माहौल भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और देखिए वो वहां पर संवाद करते हुए भी वहां पर नजर आए हैं। और बताया जा रहा है कि कई बड़ी सौगात भी वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें संभाजी नगर की, जहां महाराष्ट्र के दौरे पर वो पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि 11 लाख
लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वो देने वाले हैं। तो ये स्कीम जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। वहीं देश भर की लखपति दीदियों से बातचीत तो वो कर ही रहे हैं और देखिए किस तरीके का उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि दौरा है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और ये तस्वीरें जब वो वहां पर लखपति दीदी से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं को भी वो सुन रहे थे और क्या कुछ विशेषताएं जो हैं वो इस लखपति दीदी जो स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है उसको लेकर के इसका कितना असर फिलहाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, इस बारे में भी उन्होंने यहाँ पर महिलाओं से बातचीत भी की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।